जी, अब हमने मिसलेनियस टॉपिक स्टार्ट करने हैं ईएमटी के। और सबसे पहले टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ लेज़र। अब लेज़र का मतलब क्या होता है? लेज़र इज़ लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अब हमें अभी ये नाम समझ नहीं आ रहा और मुश्किल लग रहा है, तो पहले हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं लेज़र का, उसके बाद फिर हम ये नाम दोबारा से रीड करेंगे तो हमें समझ आ जाएगी। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ लेज़र क्या है? सिंपली आपके पास एटम होता है, एटम में न्यूक्लियस होता है और ऑर्बिट्स होते हैं। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं और जो बाहर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब होता ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट्स में होते हैं और जितना ऑर्बिट न्यूक्लियस के पास होगा उसकी एनर्जी उतनी लो होगी और जितना ऑर्बिट न्यूक्लियस से दूर होगा उसकी हाई एनर्जी होगी। अब नॉर्मली लेट्स सपोज कि न्यूक्लियस जो सॉरी एक इलेक्ट्रॉन जो था वो फर्स्ट ऑर्बिट में था, उसको भी एनर्जी मिली है तो वो एक्साइट हो गया, एक्साइट होकर वो बाहर की तरफ जाएगा यानी बड़े ऑर्बिट की तरफ जाएगा, क्योंकि वो वाले जो ऑर्बिट है वो हाई एनर्जी वाले हैं। अब वो फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में आ गया, उसके पास हाई एनर्जी है, वो यहाँ पे घूम रहा है, यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता जब वो उसका शौक पूरा हो जाएगा फिर वो अपनी वो जो एनर्जी उसने अब्जॉर्ब की थी उसको इमिट कर देगा। एनर्जी इमिट करने के बाद वो वापस अपने पहले वाले ऑर्बिट में वापस आ जाएगा। तो ये नॉर्मल मेथड होता है और इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। अब यहाँ से रीड करते हैं, वो कह रहे हैं कि एटम में क्या होता है कि प्रोटॉन बैलेंस्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन से। ये तो हमें पहले से ही पता है। अब अगर ऑर्बिट स्मॉलर होगा तो उसकी एनर्जी लोअर होगी, लेकिन जो ऑर्बिट न्यूक्लियस से दूर होते हैं, जो बड़े होते हैं, उनकी एनर्जी हायर होती है। तो जब भी किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है ना तो वो मूव कर जाता है हायर ऑर्बिट में। ठीक है, एक्साइटेड हो जाता है, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी एनर्जी रिलीज करता रहता है और फिर इलेक्ट्रॉन अपने ओरिजिनल ऑर्बिट में वापस आ जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन के स्पॉन्टेनियसली उसने एनर्जी रिलीज की और वापस आ गया। हम इस मैकेनिज्म को कैसे यूज कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट में मौजूद हो, लेट्स सपोज कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, हम ये करेंगे। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है, हम ये करेंगे कि हम एक्साइटेड स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन को एक फोटोन देंगे, एनर्जी देंगे। ठीक है, अब हम उसको फोटोन देंगे। अब वो क्या करेगा? वो वापस तो अपनी ओरिजिनल स्टेट की तरफ आएगा, लेकिन वो पहले दो फोटोन्स इमिट करेगा। एक तो उसने जो अपनी एनर्जी पहले वाली रिलीज करनी थी स्पॉन्टेनियसली, उसने जरा आहिस्ता आहिस्ता करनी थी। अब हमने उसको एक्साइट किया, एक्साइटेड स्टेट में एक और फोटोन दिया तो उसने वो वाली भी फोटोन रिलीज करना है। और एक उसने जो हमने फोटोन दिया था वो हमें वापस कर दिया, तो उसने हमें दो फोटोन्स दिए। ठीक है, ये लेजर का मैकेनिज्म है, बहुत सिंपल है, आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसकी मैं एक और आपको पिक्चर दिखाती हूँ। अच्छा, एक चीज और कि ये जो इस तरह से एमिशन होती है ना दो प्रोटॉन्स की, इसको हम कहते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है, अब ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये स्टिमुलेटेड है। हमने उसको स्टिमुलेट किया है, फिर उसका ये प्रोसेस एक्सेलरेट हुआ है। एक्सेलरेट होने का मतलब क्या है कि अगर वैसे वो स्पॉन्टेनियसली वापस आता तो उसने आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी रिलीज करनी थी फिर वापस आना था। हमने उसको एक्साइटेड स्टेट में एक फोटोन दे दिया तो ये जो वापस आने का प्रोसेस था ये एक्सेलरेट हो गया। ठीक है, और इसको कहते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। यहाँ पर एक बिल्कुल ईजी से इसकी डिपिक्शन है, ये देखेंगे इलेक्ट्रॉन होता है ओरिजिनल ऑर्बिट में। अब उसको यहाँ से एनर्जी मिली तो वो चला गया एक्साइटेड स्टेट में। अब नॉर्मली ये होना था कि उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी एनर्जी रिलीज करनी थी और उसने वापस अपने ओरिजिनल ऑर्बिट में आ जाना था। इस प्रोसेस को हमने कहना है स्पॉन्टेनियस एमिशन। लेकिन हम क्या करेंगे, हम उसको एक्साइटेड स्टेट में एक फोटोन दे देंगे जिसके बाद वो दो फोटोन्स को इमिट करेगा और वो वापस आ जाएगा अपने ओरिजिनल ऑर्बिट में। तो ये प्रोसेस हो गया स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है, तो ये लेजर का मैकेनिज्म है। अब जरा वापस आए नाम की तरफ, तो नाम उसका क्या था? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो हम स्टिमुलेटेड एमिशन कराते हैं रेडिएशन की। और स्टिमुलेटेड एमिशन कैसे कराते हैं कि जो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको फोटोन्स देते हैं। अब उनको हम एक्साइट करते हैं कैसे? इलेक्ट्रिक करंट की मदद से हम इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर देते हैं। जब वो एक्साइटेड हो जाते हैं तो हम उनको फोटोन्स देते हैं और फिर वापस वो जो इमिट करते हैं ना वो हमारे पास लेजर होती है। चलें जी, उसके बाद अब आ जाए कि लेजर में और लाइट में क्या डिफरेंस है। अब ऑर्डिनरी जो लाइट होती है उसमें और लेजर में क्या डिफरेंस है? जो ऑर्डिनरी लाइट होती है उसमें वेवलेंथ की एक वाइड रेंज आपको मिलेगी, लेकिन लेजर में स्पेसिफिक वेवलेंथ ही होती है। ऑर्डिनरी जो लाइट है जो वो सोर्स से निकलती है ना तो वो रैंडमली मूव करती है ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में, वो हर डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन जो लेजर है ना वो अपने सोर्स को छोड़ेगी और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगी, यूनिडायरेक्शनल होती है। लेजर की इस प्रॉपर्टी को कॉलिमेशन भी कहते हैं। अब आप देखिए कि ये बल्ब है, अब इसमें से जब इमिट, अभी सोर्स है लाइट का, इसमें से जब बीम निकल रही है तो वो हर डायरेक्शन में जा रही है, इस तरफ सामने भी। और ये लेजर है, आप लोगों ने भी लेजर देखा होगा इसको, और आपने देखा होगा कि इसकी एक ही सिंगल बीम होती है और वो यूनिडायरेक्शनल होती है। ठीक है, तो ये लेजर, इसको कॉलिमेशन कहते हैं। उसके बाद जो लाइट होती है ऑर्डिनरी वो फेड करती है जिस तरह से वो दूर जाएगी। जहाँ पे बल्ब लगा होता है, जहाँ पे सोर्स होता है वहाँ पे ज्यादा रोशनी होती है, लेकिन जब हम दूर चले जाते हैं उससे तो हमें रोशनी कम वहां पे मिलती है, फेड हो जाता है। लेकिन अगर हम लेजर की बात करें तो लेजर की इंटेंसिटी मेंटेन रहेगी लॉन्ग डिस्टेंस तक। ठीक है, वो इस तरह नहीं होगा कि आहिस्ता आहिस्ता डिस्टेंस कम होती जा रही है। उसके बाद जो लाइट है इसकी पावर भी डिक्रीज होती है पर यूनिट एरिया, लेकिन लेजर की पावर कांस्टेंट रहती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे ऑर्डिनरी लाइट में और लेजर में। अब प्रैक्टिस्टिक लेजर की क्या होती है? सबसे पहले तो ये मोनोक्रोमेटिक होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जितनी भी इसमें लाइट होगी वो सिंगल वेवलेंथ की होगी और उसका एक ही कलर होगा। आपके पास जो लाइट होती है ना ऑर्डिनरी, इसमें बहुत सारी वेवलेंथ्स होती हैं, लेकिन जो लेजर है वो सिंगल वेवलेंथ की होगी। इसके अलावा यूनि डायरेक्शनल होगी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जो इसकी वेव्स प्रोड्यूस होंगी ना लेजर में वो ट्रेवल करेंगी
इन फेज, ठीक है, मतलब फेज पे ट्रेवल करेंगे, कोहेरेंस होंगी, इसीलिए उनकी जो इंटेंसिटी है वो ओवर द डिस्टेंस और उनकी जो पावर है वो ओवर द डिस्टेंस मेंटेन रहती है। ये सब चीजें ना याद नहीं करनी, अगर याद हो रही है तो ठीक है, वैसे समझने के लिए आप लोगों की जो याद करने वाली चीजें ना वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, लेजर एनर्जी से। अब आप लोग को देखना है कि लेजर एनर्जी से रिलेटेड कुछ टर्म्स है, कुछ पैरामीटर्स है। हमें कैसे पता चलता है लेजर की एनर्जी ज्यादा है या कम है? हमने कुछ पैरामीटर्स बनाए हुए हैं, उनको एडजस्ट कर लेते हैं हम, फिर हम अपनी लेजर सेट कर लेते हैं कि जो हमारा पर्पज है उसके लिए हमें कितनी इंटेंसिटी की लेजर चाहिए, कितनी पावर की लेजर चाहिए, क्या उसकी वेवलेंथ होनी चाहिए, ये सारे पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले पावर होती क्या है? द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड, जिस रेट पे एनर्जी डिलीवर करी है ना लेजर, वो उसकी पावर है और इसको वॉट्स में मेजर करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्पॉट साइज, एरिया जो बीम का एक्सपोज होगा। लेट्स सपोज अब आपने लेजर की जो बीम का एरिया है वो इतना सा रखा है, फल्ला दोबारा से ड्रॉ करते हैं। लेट्स सपोज कि आपने जो लेजर की बीम का एरिया वो इतना सा रखा है, लेट्स सपोज आपने बहुत छोटा रखा है, तो एरिया जो स्पॉट का आपने रखना है ना वो भी आप कंट्रोल कर सकते हो। उसको स्पॉट साइज कहते हैं। इसको आपने मीटर्स में नहीं देखना होता, मिलीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में देखना है। एक्सपोजर टाइम, इसको सेकंड में लेना है कि कितने सेकंड एक्सपोजर देना है लेजर का। उसके बाद पावर डेंसिटी। अब पावर क्या थी कि जितनी एनर्जी हम डिलीवर कर रहे हैं, पावर डेंसिटी क्या है? वो एनर्जी हम किस एरिया पे डिलीवर कर रहे हैं। तो पावर पर यूनिट एरिया, पावर को डिवाइड कर दो एरिया से तो वो हो जाएगी आपकी पावर डेंसिटी। अब वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ आपको पता है कि जो दो वेव्स के दरमियान डिस्टेंस होता है, वेवलेंथ जब इंक्रीज करेगी तो स्पॉट साइज इंक्रीज करेगा और पावर की डेंसिटी डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पर एक चीज है कि अगर वेवलेंथ इंक्रीज करिए तो पावर डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। फ्लुएंस क्या होता है? फ्लुएंस आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। इसको रेडियंट एक्सपोजर भी कहते हैं, इसको फ्लुएंस भी कहते हैं। ये होता है कि पावर डेंसिटी को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए ड्यूरेशन के साथ, ठीक है। पावर से हमने पावर डेंसिटी को फाइंड किया, पावर डेंसिटी से हम फ्लुएंस को फाइंड कर रहे हैं, पावर डेंसिटी को एक्सपोजर के साथ, जो सेकंड में हमने टाइम मेजर करना था ना उसके साथ मल्टीप्लाई करके। तो ये सारे डिफरेंट पैरामीटर्स हो गए लेजर एनर्जी के। अब आ जाए मोड्स ऑफ ऑपरेशन। हम लेजर को ऑपरेट कर सकते हैं कई तरह के मोड से, बहुत आसान है ये। सबसे पहले तो ये करेंगे कॉन्टिन्यूस वेव, यानी लेजर की बीम जा रही है कॉन्टिन्यूसली, वो जा रही है, तो ये हो गया कॉन्टिन्यूस वेव। उसके बाद हम कर सकते हैं, अच्छा इसको ना 0.1 सेकंड से ज्यादा देर तक के लिए ही होती है। उसके बाद हमारे पास पल्स लेजर हो सकती है। पल्स लेजर में क्या होगा कि एक सिंगल भी हो सकती है, सिर्फ पल्स जा सकती है, और एक ट्रेन भी जा सकती है कि पहले पल्स आई फिर रुक गई, फिर आई फिर रुक गई, तो ये ट्रेन ऑफ इम्पल्सेस भी आ सकती है। लेकिन इसमें से जो हर पल्स होगी ना वो 0.1 सेकंड से लेस होगी। कंटिन्यूस में क्या था कि कंटिन्यूसली एक बीम जा रही थी, वो 0.1 सेकंड से ज्यादा देर तक के लिए जाएगी ना। लेकिन जो पल्स है वो सिर्फ 0.1 सेकंड से भी कम देर के लिए होगी, और वो ट्रेन भी हो सकती है पूरी और सिंगल इम्पल्स भी हो सकती है। क्यू स्विचिंग क्या होता है कि आप वेरी शॉर्ट मतलब आप लेजर को दोगे, लेजर की बीम दोगे लेस देन 0.1 माइक्रो सेकंड के लिए, तो उसको क्यू स्विचिंग कहते हैं। 0.1 माइक्रो सेकंड से भी ये लेस होती है, ठीक है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी जो है वो हाई होगी, तो इसको क्यू स्विचिंग कहते हैं। क्यू स्विचिंग क्या है कि आपने 0.1 माइक्रो सेकंड से भी कम ड्यूरेशन के लिए लेजर देनी है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी हाई होगी। उसके बाद कैविटी डंप है। कैविटी डंप बहुत आसान है, बहुत मजे का। इसमें ये करते हैं कि फुली रिफ्लेक्टिंग मिरर रख दिया, एक इधर रख दिया, एक इधर रख दिया। अब लेजर इधर से आ रही है, वो इधर रिफ्लेक्ट होकर, क्योंकि फुली रिफ्लेक्टिंग, वो फुली रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है, ये इधर भेज रहा है, इधर भेज रहा है, ऐसे इधर घूमती रहेगी। और जब हमें अपना रिक्वायर उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल जाएगी, मैक्सिमम एनर्जी मिल जाएगी, फिर हम एक मिरर को रिमूव कर देंगे और फिर वो जहां पर हमारा टारगेट स्पॉट है उस तरफ वो चली जाएगी, ठीक है। इसको कैविटी डंप कहते हैं। आपको क्यू स्विचिंग का पता होना चाहिए, कंटिन्यूस और पल्स का पता होना चाहिए, और ये जो टाइम ड्यूरेशन है ना ये जरूर आनी चाहिए। उसके बाद पल्स वेव हम यूज ही क्यों करते हैं? हम कंटिन्यूस वेव ही क्यों नहीं यूज कर लेते? पल्स वेव को क्यों डिस्कवर किया गया? क्या इसका यूज था? क्या इसका फायदा था? एक तो ये जो वेपोराइज है, टिश्यू को वेपोराइज कर देती है क्विकली। अच्छा, लेजर का अभी तक हमने ये नहीं देखा ना कि कैसे टिश्यू पे इसका एक्शन होता क्या है, तो आपको मैं भी थोड़ा सा बता देती हूँ। इससे ना हीट प्रोड्यूस करनी है वहां पे जाके, और अगर हम बहुत ज्यादा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर पे लेजर देंगे ना तो वो वेपोराइज कर देगी टिश्यू को कंप्लीटली। तो जो पल्स है ना वो ज्यादा जल्दी वेपोराइज कर देती है। इसके अलावा ये थर्मल डैमेज नहीं होने देती। सराउंडिंग जो टिश्यूज होते हैं लेस स्टीयरिंग होती है, यानी जो सराउंडिंग टिश्यू की बर्निंग है वो लेस होती है, प्रिसाइजली कट कर देगी, और पुअर हीमोस्टेसिस। उसके बाद अगर कंटिन्यूस की बात करें तो इसका हीमोस्टेसिस बेटर है, लेकिन ये प्रिसाइजली नहीं कट करती और ये शेयरिंग भी ज्यादा कर देती है। तो ये डिफरेंसेस हो गए दोनों के। उसके बाद टिश्यू इंटरेक्शन। अब हमें देखना है कि लेजर टिश्यू के साथ जाके क्या करती है। अभी तक हम सिर्फ लेजर बीम का पढ़ रहे थे। सबसे पहले पढ़ा था मैकेनिज्म क्या है, कैसे हमने लेजर बनाई, फिर हमने देखा कि लेजर के पैरामीटर क्या है, ड्यूरेशन होती है, डेंसिटी होती है, पावर होती है, इसकी स्पॉट साइज देखना होता है, फ्लुएंस देखनी होती है, ये सारी चीजें पैरामीटर्स देखें। अब ये टिश्यू के साथ इंटरेक्ट करेगी कैसे, तो सबसे पहले इस डायग्राम को, इस फिगर को समझना है, फिर इसको रीड करते हैं। अब यहाँ से लेजर की बीम आ रही है। एक तो ये हो सकती है कि आके टकराए और वापस चले जाए, यानी फुली रिफ्लेक्ट हो जाए। दूसरा भी हो सकता है कि आए और ट्रांसमिट हो जाए, आराम से ट्रांसमिशन इसकी हो गई, इसने किसी टिश्यू को
कोई इफेक्ट नहीं डाला, आराम से ट्रांसमिट होगी। तीसरा ये हो सकता है कि आके जब स्ट्राइक करेगी टिश्यू के साथ तो ये स्कैटर हो जाएगी, पूरे टिश्यू में स्प्रेड कर जाएगी, स्कैटर हो जाएगी। और लास्ट में ये हो सकता है कि ये आएगी और उस टिश्यू को बर्न कर देगी, उसको वेपोराइज कर देगी, ठीक है। तो ये 4 तरह की टिश्यू के साथ इंटरेक्शन कर सकती है, और इन इंटरेक्शन को हम यूज करते हैं इसके डिफरेंट यूजेस में, डिफरेंट पर्पजेस के लिए। आप टिश्यू इंटरेक्शन को यहाँ से रीड कर लेते हैं। सबसे पहले क्या बताया था, रिफ्लेक्शन करती है, तो पूरी की पूरी लेजर या उसका कुछ पार्ट जो है वो फुली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब्जॉर्प्शन में क्या होगा कि लेजर की एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा टिश्यू, और ये जो अब्जॉर्ब एनर्जी होगी ये उस टिश्यू पे इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। तो ये वाली ये अब्जॉर्प्शन है कि अब उसको टिश्यू जाने नहीं दे रहा, ना उसको वापस भेज रहा है, उसको अब्जॉर्ब कर रहा है। जब उसको अब्जॉर्ब कर लेता है तो फिर टिश्यू पे अपने इफेक्ट्स प्रोड्यूस करती है। तीसरा क्या, स्कैटर। स्कैटर में वो क्या करती है कि लेजर की एनर्जी टिश्यू में आके स्कैटर हो जाती है, उसको पेनिट्रेट करती है, डीपली पेनिट्रेट करने के बाद क्या करती है, स्कैटरिंग उसकी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो इसमें सिंपली आई लेजर और आके ट्रांसमिट हो गई थ्रू द टिश्यू विदाउट काजिंग एनी इफेक्ट। जो ट्रांसमिशन है इसमें कोई इफेक्ट टिश्यूज पे नहीं आते, सही हो गया। और इसमें उसने एक चीज बताई कि जो आर्गोन लेजर है ना, उसको हम उसके इस इफेक्ट को, ट्रांसमिशन को हम यूज करते हैं टू कोएगुलेट रेटिनल वेसल्स। रेटिनल वेसल्स को वो कोएगुलेट कर देती है, लेकिन सराउंडिंग टिश्यूज पे जो कि रेटिना है, जो कि विट्रस है, लेंस है, कोर्निया, उनको कोई डैमेज नहीं वो पहुंचाती, ठीक है। तो ये इसकी ट्रांसमिशन होगी। चले आगे क्या होता है, ये है हम हमारे पास कि हमने लेजर बीम डाली। अब जिस जगह पर जो हमारा स्पॉट था, जो टारगेट स्पॉट था, उस जगह पर ये वेपोराइजेशन करा देगी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर। जो उसके सराउंडिंग एरिया में जो रेंज होगी वहां पर थर्मल नेक्रोसिस होगा, ठीक है। वहां पर थर्मल नेक्रोसिस होगी, हीट की वजह से सेल्स की डेथ हो जाएगी। वेपोराइजेशन नहीं हुई लेकिन सेल्स हैं वहीं पर, लेकिन उनकी डेथ हो चुकी है। उससे भी जो दूर होगा, थोड़ा सा एरिया सराउंडिंग पे होगा, वहां पर क्या होगा कि वहां पर थर्मल नेक्रोसिस की जोन नहीं होगी, बल्कि वहां पर जो है रिवर्सिबल चेंजेस आएंगे। थर्मल डैमेज आएगा, रिवर्सिबल डैमेज आएगा, और थर्मल कंडक्टिविटी की वजह से, लेकिन ये रिपेयर हो सकता है, ठीक है। ये एरिया जो है ये रिपेयर हो सकता है। चलें जी, ये हमारे पास हो गई। अब इसको सेंटर ऑफ बाउंड में क्या होगा, टिश्यू वेपोराइजेशन का एरिया, जहां पे बिल्कुल टिश्यू वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद जो इमीडिएटली एडजेसेंट टू वेपोराइजेशन क्या होगा, एक जोन होगी जो थर्मल नेक्रोसिस की जोन होगी। उसके बाद इसके भी इमीडिएटली एडजेसेंट, इसके भी नेक्स्ट एक एरिया होगा जो थर्मल कंडक्टिविटी का एरिया होगा, और ये 300 से 500 यूएम वाइड हो सकता है। उसके अलावा ये तो हो गया ना, ये टिश्यूज के साथ क्या करेगी, उसको वेपोराइज कर रही है, उसको नेक्रोसिस करा रही है, यहाँ सिर्फ थर्मल कंडक्टिविटी और रिपेयर कर रही है। ये वेसल्स, नर्व्स और लिम्फेटिक्स के साथ क्या करेगी, उनको ये सील कर देती है, ठीक है, उनकी सीलिंग हो जाती है। इसीलिए हम इसको कोagulation के लिए, सीलिंग के लिए यूज करते हैं। और इसके अलावा वो यहाँ पर बता रहे हैं कि लेजर वाउंड का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसको पोस्ट ऑपरेटिव एडीमा के लिए यूज कर, ये पोस्ट ऑपरेटिव एडीमा नहीं करने देती। मतलब आपने लेजर को यूज किया उसके बाद कभी भी एडीमा नहीं होगा, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक तो इसने ट्रोमा जो है वो मिनिमम देना है, दूसरा इसने वेसल्स को वैसे ही सील कर दिया। मैंने आपको बताया ना कि टिश्यूज के साथ तो ये करती है ना, वेपोराइज करा दिया, नेक्रोसिस करा दिया, लेकिन वेसल्स को ये सील कर देती है। तो एडिमा कैसे होता है कि वेसल्स की परमेबिलिटी इंक्रीज होती है, उससे फ्लूइड बाहर आता है, लेकिन अगर कोई चीज पहले ही वेसल्स को सील कर रही है तो वहां पर एडिमा पोस्ट ऑपरेटिव तो बहुत कम होगा ना, मिनिमम होगा। तो आगे जब लेजर के यूजेस पढ़ेंगे, इसके एडवांटेजेस पढ़ेंगे, वहां पर भी हम देखेंगे कि ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, मिनिमम एडिमा कराती है। अच्छा, उसके बाद अगर आपने लेजर का डैमेज जो है, थर्मल डैमेज, उसको मिनिमाइज करना है ना, तो टिश्यू को शॉर्ट लेजर पल्स हमने देनी है। फिर कंटिन्यूस नहीं आप दोगे, आप उसको शॉर्ट पल्स दोगे। चले आगे बात कर लेते हैं लेजर टिश्यू इंटरेक्शन की। हमने पहले देखा था कि लेजर जो है वो टिश्यू की आती है और ये वो पाथवे फॉलो कर सकती है। अब हम देखने लगे हैं कि लेजर टिश्यू के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगी। अगर वो टिश्यू तक पहुंच गई है तो क्या इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकती है। एक उसका इफेक्ट आ सकता है फोटो मैकेनिकल इफेक्ट, फोटो एब्लेशन इफेक्ट, उसके बाद आ सकता है फोटो केमिकल इफेक्ट। एक था फोटो मैकेनिकल और ये है फोटो केमिकल, और लास्ट वन आ सकता है फोटो थर्मल इफेक्ट। चलिए वन बाय वन इनको देखते हैं। याद रखने, अगर आपसे हेडिंग पेपर में पूछ जाएगी कि लेजर टिश्यू इंटरेक्शंस की बताएं, तो वो ये 4 आपने बताने हैं। फोटो मैकेनिकल इफेक्ट में क्या होता है कि जब लेजर की एनर्जी पल्स होती है, वो टिश्यू के पास जाती है, तो वो टिश्यू को डिसरप्ट कर देती है। अगर वो स्टोन है तो उसको तोड़ देती है। मतलब मैकेनिकली सोचे, मैकेनिकली एक्ट कर रही है कि टिश्यू के पास जाकर उसको डिसरप्ट करिए, स्टोन है तो उसको ब्रेक कर देगी। ये लेजर का इफेक्ट हो गया फोटो मैकेनिकल। इसीलिए हम लेजर को यूज कर सकते हैं जो यूरेटर में या रीनल में स्टोन्स बन जाते हैं ना, उनको तोड़ने के लिए, ठीक है। चले उसके बाद फोटो एब्लेशन में क्या करती है, ये बॉन्ड्स को तोड़ती है। बॉन्ड्स को, जब ये मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स को तोड़ेगी, इसीलिए हम किन के बॉन्ड यूज कर सकते हैं, जो टैटू होता है उसको रिमूव करने के लिए हम लेजर यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये टैटू की जो इंक है उसके बॉन्ड्स को स्प्लिट कर देगी और डैमेज भी बहुत कम काज करेगी, ठीक है। जब एक दफा बॉन्ड्स टूट गए तो मैक्रोफेजेस आएंगे, वो टैटू इंक को वहां से रिमूव कर देंगे, जिसलिए इजीली टैटू रिमूव हो गया। तो फोटो एब्लेशन में क्या करना है, टैटू याद रहता है नहीं रहता, लेकिन ये याद रहना चाहिए कि मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स को ये
ब्रेक करती है। और फोटोमैकेनिकल में क्या करी थी, ये स्टोन्स को ब्रेक करी थी या डिस्टर्ब करी थी। अब फोटोकेमिकल में देख लेते हैं, फोटोकेमिकल में क्या करती है, अगर लेजर की वो वाली वेवलेंथ जो कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस की अब्जॉर्प्शन कैरेक्टरिस्टिक से मैच कर जाए, मतलब जो उस जिस सब्सटेंस पे हम लेजर डाल रहे हैं ना, उसकी जो अब्जॉर्प्शन की कैरेक्टरिस्टिक है वो बिल्कुल मैच करी है लेजर की वेवलेंथ के साथ, तो फिर क्या होगा, फिर ये अपने उस पर फोटोकेमिकल इफेक्ट डालेगी। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद वो बता रहा है कि इसको हम फोटोडायनेमिक थेरेपी के लिए यूज करते हैं। फोटोडायनेमिक थेरेपी पता है क्या होती है, मैं आपको बता ही देती हूँ डिटेल में। फोटोडायनेमिक थेरेपी ये होती है कि लेट्स सपोज कि ये आपका टिश्यू है, कैंसरस टिश्यू है, इसको ना आप डिस्टर्ब करना चाहते हो। अब आप क्या कर रहे हो, आप अगर डायरेक्टली ऐसे लेजर डालना शुरू कर दोगे ना, तो वो बहुत सराउंडिंग टिश्यूज पे भी अपना इफेक्ट डालेगी। तो आप क्या करते हो, आप ना एक सब्सटेंस यूज करते हो, आप उस सब्सटेंस को ना पेशेंट के आईवी मतलब दे देते हो, पेशेंट के ना ब्लड में इंटर कर देते हो, आपने इंजेक्ट कर दी वो सब्सटेंस। अब वो सब्सटेंस जो है ना, वो ऐसी सब्सटेंस है, सेंसिटिव इलेक्ट्रो सेंसिटिव सब्सटेंस है कि वो ना जो आपके कैंसरस सेल है ना, वो उसका ज्यादा अपटेक करेंगे, क्योंकि कैंसर सेल वैसे भी नंबर में ज्यादा है और ये वैसे भी बहुत तेजी से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये ना उसके लिए ज्यादा सेंसिटिव है और ये सब्सटेंस को बहुत ज्यादा अब्जॉर्ब कर लेंगे, बहुत ज्यादा अपने। तो लेट्स सपोज के सारे जो कैंसरस सेल है ना, उसके अंदर वो सब्सटेंस चल गई है और सराउंडिंग टिश्यू बच गए हैं, उन्होंने इतना ज्यादा उसको अब्जॉर्ब नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि हमने अपना सब्सटेंस अंदर भेज दिया, अब हम उस पर लेजर की बीम डालेंगे और हमारी अब लेजर की बीम की जो वेवलेंथ होगी ना, वो उस जो हमने सब्सटेंस डाली थी उसकी एब्जॉर्प्शन कैरेक्टरिस्टिक से मैच कर रही होगी। यही फोटोकेमिकल इफेक्ट है कि हमारी जो वो हमने सब्सटेंस अंदर इंजेक्ट वो की थी कि हमने हमने उसका नोट कर लिया था कि इसके एब्जॉर्प्शन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अब हम उसी वेवलेंथ की लेजर बीम डाल रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि जहां पर वो सब्सटेंस है वो इसको ऑब्जॉर्ब करेगी, जब उसको ऑब्जॉर्ब करेगी तो डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट आएंगे, टिश्यू वेपोराइज होगा, तो वो सारे इफेक्ट्स जो है वो आपके कैंसरस टिश्यूज पर ही आएंगे। ठीक है, ये होती है फोटोडायनेमिक थेरेपी और इसके लिए लेजर का फोटोकेमिकल इफेक्ट यूज किया जाता है फोटोडायनेमिक थेरेपी के लिए। आगे उसने बताया कि फोटोसेंसिटाइजर, फोटोसेंसिटाइजर है वो केमिकल जिसको हमने इंजेक्ट करना है। अब जो आपके कैंसरस टिश्यू है इन्होंने फोटोसेंसिटाइजर को ऑब्जॉर्ब कर लेना, अपने अंदर अकोमुलेट कर लेना। उसके बाद हमने स्पेसिफिक वेवलेंथ की जो कि फोटोसेंसिटाइजर की अब्जॉर्प्शन कैरेक्टरिस्टिक से मैच करी है, हमने लेजर देनी है जो कि क्या करेगी, इसके साथ रिएक्ट करेगी और डैमेज कर देगी सेल को, लेकिन हमारे सराउंडिंग टिश्यू बच जाएंगे। ये हो गया इसका फोटोकेमिकल इफेक्ट। अब फोटोथर्मल इफेक्ट में क्या करती है कि जो लेजर लाइट है वो जैसे ही एब्जॉर्ब होती है ना, वो हीट में बदल जाती है। थर्मल हीट के लिए यूज होता है ना, तो वो हीट में बदल जाती है। जब हीट में बदल जाती है तो वो कोएगुलेशन भी करवा सकती है, वो पूरे के पूरे टिश्यू की वेपोराइजेशन भी करा सकती है। ये डिपेंड करता है कि हम किस वेवलेंथ के लेजर यूज करें। तो मेरे साथ अब चारों इफेक्ट्स रिवाइज करें बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि लेजर का कौन सा इफेक्ट है, फोटोमैकेनिकल। मैकेनिकल में क्या करती है, मैकेनिकल में सिंपली डिसरप्ट करती है टिश्यू को या स्टोन को ब्रेक करती है, इसलिए हम इसको कैल्कुलाई के लिए यूज करते हैं, जो कि स्टोन बन जाता है किडनी में या यूरिटर में। उसके बाद इसका इफेक्ट था फोटो केमिकल। फोटोकेमिकल इफेक्ट में ये क्या करती है, फोटोडायनेमिक थ्योरी आपने याद रखनी है कि हमने फोटोसेंसिटाइजिंग जो एजेंट है उसको इंजेक्ट किया, अब वो कैंसरस टिश्यू ने उसको ऑब्जॉर्ब कर लिया, अकोमुलेट कर लिया, अब हमने लेजर उस पर डाली मैक्सिमम स्पेसिफिक वेवलेंथ की, तो उसकी वजह से वहां पर जो टिश्यू था उसकी मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन हो जाएगी कैंसरस टिश्यू की। उसके बाद हमने पढ़ा फोटोथर्मल। फोटोथर्मल में क्या करती है कि हीट में कन्वर्ट हो जाती है। जब ये हीट में कन्वर्ट हो जाती है ना, तो फिर ये उस टिश्यू को वेपोराइज भी कर देती है, उस टिश्यू को कोएगुलेट भी कर देती है। ठीक है, ये इसके तीन इफेक्ट थे। फोर्थ वन कौन सा था, फोर्थ वन इसका इफेक्ट था फोटो एब्लेशन। फोटो एब्लेशन, फोटो एब्लेशन में इसने क्या करना था, इसने मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स को ब्रेक करना था। ठीक है, तो ये चारों इफेक्ट्स आपने याद रखने हैं। फोर्थ वन इसका इफेक्ट है फोटो एब्लेशन, इसमें ये क्या करती है, केमिकल बॉन्ड्स को ब्रेक करती है और टैटू इंक को रिमूव करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो ये लेजर के थोड़े बहुत यूजेस भी हमने याद कर लिए, वैसे एंड पे देखेंगे दोबारा से, लेकिन थोड़े बहुत हमने साथ साथ भी याद कर लिए। अब आपके पास आने लगे कंपेरिजन डिफरेंट टाइप ऑफ लेजर का, जो डिफरेंट कॉमन यूज लेजर है ना, हमने क्योंकि ईएनटी पे ही रहना है, वैसे तो बहुत तरह की लेजर है लेकिन जो कॉमनली ईएनटी में यूज होती है ना, वो लेजर है कार्बन डाइऑक्साइड लेजर, एनडीए लेजर, आर्गोन लेजर और केटीपी लेजर। अब कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेजर है इसकी टिश्यू एब्जॉर्प्शन हाई होती है, यैग लेजर की टिश्यू एब्जॉर्प्शन लो है, आर्गोन की सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन होती है, ब्लड इसको ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, हीमोग्लोबिन इसको ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, केटीपी को भी हीमोग्लोबिन ज्यादा एब्जॉर्ब करती है। एक तो ये आपका एमसीक्यू पॉइंट हो गया, इसको नोट कर लें कि कौन सी आपकी लेजर है जो हीमोग्लोबिन बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करती है, तो वो आर्गोन है और केटीपी है। अब अगर कोएगुलेशन की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड वाले की कोएगुलेशन लो है, एनडीए की कोएगुलेशन हाई है, बाकियों की मीडियम है, तो सबसे ज्यादा कोएगुलेशन इसकी है, ये भी नोट कर लीजिए। उसके बाद कटिंग इफेक्ट जो है वो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का है, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर जो है वो सबसे ज्यादा कटिंग इसका इफेक्ट है। और आगे जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड लेजर के यूजेस पढ़ने ना, तो वहां पर बहुत अच्छे से आपने देखना है कि हम इसके कटिंग इफेक्ट को यूज करें। जैसे हमारे पास नाइफ हो, हमें पता है कि नाइफ जो है ना वो बहुत अच्छा कटिंग इफेक्ट रखती है, तो हम नाइफ के उसी हिसाब से यूजेस रखेंगे कि हम इसको फ्रूट्स कट करने के लिए यूज करते हैं, हम इसको कोई अगर हमने मतलब कोई भी कटिंग के लिए ना यूज कर सकते हैं, वेजिटेबल्स कट कर सकते हैं, तो हम उसी हिसाब से इसके यूजेस बना लेते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड के कटिंग इफेक्ट अच्छे ना, तो हम इसके यूजेस भी इसी हिसाब से देखेंगे। चलिए, उसके बाद टिश्यू पेनिट्रेशन जो है ये भी एनडीए लेजर की हाई है,
कोएगुलेशन भी इसकी हाई है, टिश्यू पेनिट्रेशन भी इसकी हाई है। टिश्यू अब्जॉर्प्शन जो थी वो कार्बन डाइऑक्साइड लेजर ज्यादा करती थी। तो जरा खुद सोचिए, जो टिश्यू जो अब्जॉर्ब कर लेता है वो फिर उसके साथ क्या होता है, जो अब्जॉर्ब कर लेता है वो फिर वेपोराइज हो जाता है टिश्यू। लेकिन जो एंटी लेजर है वो पेनिट्रेट ज्यादा करती है, स्कैटर हो जाती है अंदर जाके। वेवलेंथ की बात करें तो आर्गोन लेजर और केटीपी लेजर जो है ये विजिबल रेंज में आती है, हमारी विजिबल रेंज में आती है, यानी कि हमें नजर आती है। लेकिन जो एनडीए और कार्बन डाइऑक्साइड है ये इनविजिबल रेंज में आती है, ठीक है। तो आई गेस 400 से 700 विजिबल रेंज होती है, बुक से आप चेक कर लीजिएगा। तो ये दोनों विजिबल रेंज में आती है, ये दोनों इनविजिबल में। अब कार्बन डाइऑक्साइड लेजर को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि ये फर्स्ट लेजर थी जो हमने ईएनटी में यूज की थी। इसकी वेवलेंथ लॉन्ग होती है, इसीलिए ये इंफ्रारेड रेंज में आती है, लॉन्ग वेवलेंथ होती है, और ये इनविजिबल होती है, हमें नजर नहीं आती। सही हो गया। इसीलिए क्योंकि हमें ये नजर नहीं आ रही, तो हमें नजर नहीं आ रही तो हम इसको सेट कैसे करेंगे, हम इसका बीम को कैसे गाइड करेंगे कि भाई तुमने किस तरफ जाना है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको एम करने के लिए, सेट करने के लिए नेसेसरली हम साथ हीलियम नियॉन यूज करते हैं, ठीक है, जिससे रेड कलर हमें मिल जाता है। ओके हो गया। अब क्या करेंगे कि ये जो है इसकी अब्जॉर्प्शन अब्जॉर्ब करेगा टिश्यू इसको। मैंने आपको ऊपर कंपैरिजन में पढ़ाया है कि टिश्यू अब्जॉर्प्शन कार्बन डाइऑक्साइड लेजर की ज्यादा है और टिश्यू पेनिट्रेशन एनडीए की ज्यादा है। तो क्योंकि इसकी अब्जॉर्प्शन ज्यादा तो टिश्यू फौरन से इसको अब्जॉर्ब करेगा। और ये जो अब्जॉर्प्शन है ये डिपेंड भी नहीं करती कि टिश्यू का कलर क्या है, उसका इफेक्ट कुछ किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि ये डिपेंड करती है कि जो वेवलेंथ है ना हम कार्बन डाइऑक्साइड यूज करें उस चीज पे। अच्छा, अब इसको मोस्ट कॉमनली यूज्ड लेजर है हमारे पास। एक तो सबसे पहले इसको यूज किया था, उसके अलावा ये मोस्ट कॉमनली भी है। क्यों? क्योंकि इसका नॉन टारगेट टिश्यू पे इफेक्ट बहुत मिनिमल आता है। नॉन टारगेट टिश्यू पे इसका इफेक्ट मिनिमम आता है, मैक्सिमम इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो हमारे टारगेट पे ही होती है। चलें जी, ऐसा क्यों है, मैक्सिमम ये टारगेट पे क्यों कर रही है, ये देखें। अब वैसे इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर हम अपने थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलें तो चीजें याद ज्यादा रहती हैं। अब हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेजर हम बार बार कह रहे हैं कि इसकी अब्जॉर्ब ज्यादा हो जाती है। लेट्स सपोज कि ये आपका पूरा टिश्यू था, इसमें अब सराउंडिंग टिश्यू भी है, इसमें आपका टारगेट टिश्यू भी है, और लेट्स सपोज कि ये आपका टारगेट टिश्यू है। अब आप क्या करो, आप लेजर कार्बन डाइऑक्साइड लेजर यूज करो। अब इधर आपने तो उसके बीम को स्पॉट पे डाला है। अब वो जितनी भी आपने डाली थी उसमें 90% ना इस टारगेट ने अब्जॉर्ब कर लिया, 90% उसको अब्जॉर्ब करके ले गया, तो बाकी क्या बची, सिर्फ 10%। अब 10% अगर इधर उधर स्कैटर भी हो जाएगी, इधर उधर वाले टिश्यूज में भी चली जाएगी, तो ऐसा सच डैमेज नहीं क्रिएट करने वाली, ठीक है। लेकिन अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड लेजर की बजाय कोई और लेजर यूज कर रहे हो, उसको आप टारगेट टिश्यू पे डाल रहे हो, अब वो अब्जॉर्ब ज्यादा नहीं होती, वो थोड़ी अब्जॉर्ब होती है। तो जो बाकी बचेगी वो स्कैटर ही होगी ना, वो इधर उधर वाले टिश्यूज में जाएगी। तो जब उसकी स्कैटरिंग होगी तो फिर हमने देखा था कि स्कैटरिंग में वो डीप पेनिट्रेट कर जाती है और फिर वो अपने इफेक्ट्स प्रोड्यूस करती है। तो जिसकी पेनिट्रेशन ज्यादा है ना, वो पेनिट्रेशन इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसकी अब्जॉर्प्शन कम है और वो स्कैटर कर रही है। तो इस तरह से दो तीन चीजें आपने अपने माइंड में क्लियर रखनी है। चलें जी, उसके बाद अगेन वो चीज है कि इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो कहां पर होती है, सेंटर ऑफ बीम में, क्योंकि मैक्सिमली अब्जॉर्ब हो रही है। तो इसको हम किस लिए यूज करते हैं, वेपोराइजेशन के लिए। क्यों? क्योंकि जो चीज अब्जॉर्ब ज्यादा होगी ना वही वेपोराइजेशन करेगी, जो चीज अब्जॉर्ब ज्यादा नहीं होगी वो स्कैटर हो जाएगी। तो ये अब्जॉर्ब ज्यादा होती है इसलिए हम इसको वेपोराइजेशन के लिए यूज करते हैं। इसमें आपने ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है जो यहाँ क्लियर करवाया था, यहाँ पर जो मैक्सिमम अब्जॉर्ब हो रही है वो वेपोराइजेशन करा रही है, ठीक है। चले, ये मैक्सिमम अब्जॉर्ब होती है इसलिए वेपोराइजेशन के लिए यूज करते हैं। एडीमा ये मिनिमल कॉज कराती है, क्यों? क्योंकि इसने सील कर देना है कोएगुलेट वेसल्स को। सही हो गया। वेपोराइज कर देती है टिश्यू को, इसीलिए इसको कोएगुलोपैथी में यूज करते हैं। लिमिटेशन इसकी क्या है, फ्लेक्सिबल फाइबर में से ट्रांसमिट नहीं हो सकती। यूजेस पे आ जाए, फेवरेट चीज जो है वो यूजेस हैं, जो आपसे पूछे जा सकते हैं वो यूजेस हैं। बाकी सब हमने सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, ये एमसीक्यूज के लिए किया है। यूजेस सब इसके होते हैं लेरेंजो लोजी में और ब्रोंको इसोफीजियो, क्योंकि हम ईएनटी पे ही हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये इसको रिकरेंट रेस्पिरेटरी पेपिलोमाटोसिस में यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसको लेरेंजियो ट्रेकियल स्टीनोसिस में यूज कर सकते हैं। अगर लेरेंजियो ट्रेकियल स्टीनोसिस है या वेब है, आपने पढ़ा होगा इन्फेंट कॉन्जेनिटल लेयर वाला चैप्टर, उसमें लेरेंजियल वेब बन जाता है, तो उसके लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड लेजर को यूज करते हैं। क्यों? इसको कैसे याद रखना है, क्योंकि ये बड़ा प्रिसाइजली कट करती है। इसको ऐसे याद रखिए, छोटा सा बच्चा है उसको लेरेंजियल वेब है तो हम वही यूज करेंगे ना जो प्रिसाइजली उसके वेब को काट देगा। इसके अलावा अगर किसी को बायलेटरल वोकल कॉर्ड इमोबिलिटी हो चुकी है तो तब भी हम इसी को यूज करेंगे, ताकि उसको एक बेचारे को पहले वोकल कॉर्ड की बायलेटरल इमोबिलिटी है, तो अब हमने उसको प्रिसाइज वाले को यूज करना है जो प्रिसाइजली काटे, जो सिर्फ उस कैंसर को, उस कार्सिनोमा को पकड़े, जो सिर्फ अगर हम एरिटिनोइड को निकालने लगे तो सिर्फ एरिटिनोइड को ही निकाले, इधर उधर ना जाए। तो फिर इसीलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड लेजर यूज करते हैं। अगर किसी को वोकल कॉर्ड नोड्यूल है, अगेन वही चीज कि हम प्रिसाइज वाले को यूज करेंगे ताकि सिर्फ नोड्यूल रिमूव हो। अगर किसी को सिस्ट बना हुआ है तब भी कार्बन डाइऑक्साइड लेजर यूज होता है। लेरेंजियल ट्यूमर में भी कार्बन डाइऑक्साइड लेजर को यूज किया जाता है ताकि पेशेंट के जो सिम्टम है वो थोड़े रिड्यूस हो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के। और आप लोगों को पता है ना कि जब आप लेरेंजियल कैंसर वाला चैप्टर पढ़ते हो तो आप उसमें देखते हो कि जो T1 T2 स्टेजेस होते हैं उसमें तो
जो ट्रीटमेंट होता है वो सर्जिकल नहीं होता, उसमें हमने रेडिएशन ही यूज करनी होती है। तो आप ये कर सकते हो कि उसमें लेजर यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर ट्रांस ओरल रोबोटिक सर्जरी करनी है या ईयर सर्जरी में कब यूज होती है, स्टेपिडोटमी के लिए या स्टेपिडेक्टमी के लिए, ठीक है। स्टेपिडेक्टमी क्या होता है कि स्टेपिडेक्टमी हमें कब करनी पड़ती है, जब ओटोसेक्लोरोसिस हो जाए, फिर हम ईयर सर्जरी में स्टेपिडेक्टमी करते हैं, तो उसमें भी आप कार्बन डाइऑक्साइड लेजर यूज कर सकते हो। ओरल कार्सिनोमा भी अगर T1 स्टेज का है तो हम यूज कर सकते हैं, एरिथ्रो और ल्यूकोप्लेकिया में भी। तो जरा रिवाइज करें मेरे साथ, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लेजर के यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसको याद रखें कि लेरिंक्स में कब कब यूज होगा, अगर लेरिंक्स में वोकल कॉर्ड का जो है नोड्यूल बन गया उसके लिए यूज करेंगे। इसके अलावा अगर वोकल कॉर्ड सिस्ट कोई वहां पर बन चुका है उसके लिए यूज करेंगे। अगर वोकल कॉर्ड बायलेटरल मोबिलिटी नहीं सॉरी इमोबिलिटी हो चुकी है तब हम ये यूज करेंगे। एरिटेनोइडेक्टमी करनी है तो यूज करेंगे। ईयर में इसको कब यूज करेंगे, स्टेपिडेक्टमी के लिए यूज करेंगे, ठीक है। और ओरल में अगर कार्सिनोमा है, ल्यूकोप्लेकिया, एरिथ्रोप्लेकिया, तो ये इसके सारे आसान तरीन यूजेस हैं। अब आ जाए एनडीए लेजर की तरफ। इसका मैंने क्या कहा था कि इसकी पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो इससे आपको क्या समझ आए, इससे समझ आना चाहिए कि अगर इसकी पेनिट्रेशन ज्यादा तो मतलब ये स्कैटर ज्यादा करती है, स्कैटर ज्यादा करती है तो मतलब ये सराउंडिंग टिश्यू को डैमेज कर सकती है, ठीक है। होती ये भी इनविजिबल है, नियर इंफ्रारेड होती है, वो भी इंफ्रारेड रेंज में आ रही थी, ये नियर इंफ्रारेड रेंज में आ रही है। इसकी जो अब्जॉर्प्शन है ना वो डार्कली पिगमेंटेड टिश्यू में ज्यादा होती है। वैसे इसकी अब्जॉर्प्शन कार्बन डाइऑक्साइड लेजर से कम होती है, लेकिन अगर डार्कली पिगमेंटेड टिश्यू ना तो उसकी अब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर जाती है। अच्छा, ये क्या करती है, ये थर्मल कोएगुलेशन का जोन प्रोड्यूस करती है, नेक्रोसिस भी प्रोड्यूस करती है। और इसका डिसएडवांटेज इसका यही है कि ग्रेटर डैमेज कर देती है सराउंडिंग टिश्यूज को। यूजेस अब इसके क्या है, लेकिन कुछ चीजें अभी भी ऐसी हैं, हालांकि सराउंडिंग टिश्यू को डैमेज करिए, लेकिन कुछ इसकी जगह अभी भी ऐसी हैं ईएनटी में जहां पे हमें अभी भी एनडी-YAG लेजर यूज करनी पड़ती है। वो कौन सी जगह, अगर नोज हो और उसमें हेरिडिटरी हेमरेजिक टेलेंजेक्टेजिया हो तो तब हम यूज करेंगे एनडी-YAG लेजर। इसको ना ऐसे याद रखो, एन से नोज, ठीक है, नोज में। उसके बाद ट्रेकिया में कब यूज करेंगे, अगर ऑब्स्ट्रक्टिंग मेलिग्नेंट लेयन हो। इसको ना ऐसे याद रखो कि इसको ना वहां पे यूज करें जहां पे मसला थोड़ा बड़ा है। प्रिसाइज कटिंग की हमें जरूरत ही नहीं है, ठीक है। प्रिसाइज कटिंग की हमें, ये कोई नोड्यूल नहीं बना हुआ, यहाँ पर एक पूरा ऑब्स्ट्रक्ट पड़ी हुई है ट्रेकिया, तब हम इसको यूज करेंगे। अगर जो हेड एंड नेक के वास्कुलर लेयन है उसकी हमने फोटो कोएगुलेशन करनी है तब हम यूज करेंगे, या अगर हेमरेजिक लेयन है उनकी हमने कोएगुलेशन करनी है। तो ये बेसिकली कोएगुलेशन करा रही है, तो कोएगुलेशन के लिए इसको यूज करें। फोटो कोएगुलेशन अगर करनी है हेड एंड नेक में, अगर हेमरेजिक लेयन जीआईटी में है उनकी कोएगुलेशन करनी है, नोज में यूज करेंगे और ट्रेकिया में। तो ये इसके आसान से यूजेस है। कोएगुलेशन को यहां से याद रखो, जी में कोएगुलेशन, तो कोएगुलेशन के लिए यूज करेंगे एन से नोज, बस ये इसके यूज है। और कार्बन डाइऑक्साइड के वहां पे थे जहां पे प्रिसाइजली हमने कट करना था। अब आर्गोन लेजर पर आ जाए। आर्गोन लेजर जो होती है ये विजिबल रेंज में आती है। सबसे पहले तो आपका ये एमसीक्यू पॉइंट है, आर्गोन लेजर विजिबल स्पेक्ट्रम में आती है। इसके यूजेस क्या है, इसको ऑफ्थेल्मिक प्रोसीजर में यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि ये इजीली हमारे फ्लूइड में से गुजर जाती है, हमारे लेंस में से, कोर्निया में से, विट्रस में से इजीली पास कर जाती है। तो आर्गोन लेजर को आप ऑफ्थेल्मिक प्रोसीजर्स में यूज करते हो, आई में यूज करते हो, ठीक है। स्मॉल स्पॉट पे इसे आप फोकस करते हो, इसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, जाके टारगेट टिश्यू को वेपराइज करा देती है, इसलिए इसको हम स्टेपिडोटमी में भी यूज कर सकते हैं। इससे पहले स्टेपिडोटमी के लिए कौन सी पड़ी है, एंड कौन सी पड़ी है, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर पड़ी है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर को स्टेपिडोटमी में यूज करते हैं, लेकिन आर्गोन लेजर को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन एक मसला है, आर्गोन लेजर को डालने से पहले ना हमें वहां पे ड्रॉप ऑफ ब्लड रखना पड़ेगा। ड्रॉप ऑफ ब्लड रखेंगे तो फिर ये जाके वहां पे अपना काम कर सकती है, फिर ये अब्जॉर्ब होगी वहां पे, ठीक है। वैसे नहीं होगी। उसके अलावा हम इसको ईयर में कब यूज कर सकते हैं, अगर मिडिल ईयर के एडहेजन्स हो जाए तब यूज कर सकते हो। इसके अलावा हीमेंजियोमा टेलेंजिएक्टेसिस के लिए भी यूज कर सकते हो, फोटो कोएगुलेट करने के लिए। वैसे फोटो कोएगुलेट के लिए हम जो है वो उसी को एनडी-YAG को यूज करते हैं, लेकिन इसको भी कर सकते हैं। अब डायोड लेजर पे आ जाए। डायोड लेजर जो है इसकी वेवलेंथ भी इनविजिबल है, 810 है, और ये जो टिश्यू कटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। इस अभी तक ना हमने कार्बन डाइऑक्साइड लेजर को ही देखा था जो टिश्यू काट रही थी बड़ा प्रिसाइजली, लेकिन कह रहे हैं कि डायोड भी अच्छा काम करती है, ये भी टिश्यू कटिंग इफेक्ट इसका अच्छा है, और इसका जो है ना वो कोएगुलेशन इफेक्ट भी आर्गोन लेजर जैसा है। तो इसके पास दो इफेक्ट्स हो गए, आर्गोन लेजर जैसा इसके पास कोएगुलेशन इफेक्ट आ गया, और कार्बन डाइऑक्साइड लेजर जैसा इसके पास टिश्यू कटिंग इफेक्ट आ गया, ठीक है। और तीसरा इसके पास ये कि एनडी-YAG से ज्यादा अब्जॉर्प्शन है। जाहिर बात है कि अगर ये ज्यादा अब्जॉर्ब हो रही है एनडी-YAG लेजर से तो टिश्यू को वेपराइज भी कराती होगी, ठीक है। लेकिन इसकी पेनिट्रेशन जो है वो लार्ज है, पेनिट्रेशन भी इसकी लार्ज डेप्थ तक चली जाती है ये, तो ये आइडियल है फोटो कोएगुलेशन के लिए। वैसे तो फोटो कोएगुलेशन हमने एनडी-YAG को यूज किया था, लेकिन मजे की बात ये है कि एनडी-YAG जितनी अब्जॉर्प्शन तो रखती है, ठीक है, एनडी-YAG से भी बल्कि ज्यादा अब्जॉर्प्शन रखती है, और साथ साथ ये कटिंग इफेक्ट भी है इसके पास। तो एनडी-YAG जो था वो स्कैटर हो जाती थी, अब्जॉर्ब नहीं होती थी वो ज्यादा, वो पेनिट्रेट ज्यादा करती, तो ये अब्जॉर्ब भी होती है। इसीलिए हमारे पास आइडियल अगर कोई पूछेगा ना फोटो कोएगुलेशन के लिए क्या है, तो वो डायोड लेजर होगा। लेकिन फोटो कोएगुलेशन के लिए एनडी-YAG को भी यूज करते हैं। डीसीआर क्या होता है, अगर किसी को वो हो जाए ना, क्या उसको कहते हैं, लैक्रिमल सिस्टम वाला जो होता है, लैक्रिमल सैक,
डेक्रोसिस्टाइटिस, हाँ डेक्रोसिस्टाइटिस हो जाए ना, तो वहां पर हमें डीसीआर करना पड़ता है। अगर किसी को कंजेनिटली नेसोलैक्रिमल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हो तो वहां पे भी डीसीआर ऑपरेशन करते हैं, एक रास्ता बनाते हैं लैक्रिमल सैक से ताकि जो ड्रेनेज है वो नोज तक हो सके। तो डीसीआर में हम डायोड यूज करते हैं। डी से इसको याद रखो क्योंकि वो बड़ा सेंसिटिव मामला होता है, तो आंख का मामला होता है, और हमने इसीलिए वहां पे लार्ज पेनिट्रेशन वाली यूज की, लार्ज एब्जॉर्प्शन वाली यूज की, और कटिंग इफेक्ट, तीनों इफेक्ट थे इसके पास। अब केटीपी एंड पे बड़ा आसान सी आ जाती है, ये भी विजिबल स्पेक्ट्रम में अभी तक विजिबल की दो ही पड़ी है, एक तो केटीपी है और दूसरी आपके पास जो है वो आर्गोन लेजर है। ये देखिए, एक आर्गोन लेजर है और एक केटीपी है। चले, ये विजिबल होती है और इसकी भी आर्गोन लेंसर जैसी है कंपेरेबल होती है, उसके जितना ही होती है, लेकिन इसको एच भी ज्यादा अब्जॉर्ब कर लेती है, स्ट्रॉन्गली अब्जॉर्ब होती है हीमोग्लोबिन से। तो जो केटीपी है ना, इसको हीमोग्लोबिन ज्यादा अब्जॉर्ब करती है। यूजेस इसके क्या है, नोज, अभी तक नोज में सिर्फ हमने पढ़ी थी एनडी, उसके बाद ये भी नोज में यूज हो सकती है, लेरिक्स में यूज हो सकती है। अगर लेरिक्स में स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो ऑब्स्ट्रक्टिंग टाइप का तो हम इसको यूज कर सकते हैं। वोकल कॉर्ड की सर्जरी में भी ये सेकंड चॉइस है। फर्स्ट चॉइस क्या थी वोकल कॉर्ड सर्जरी में, वो थी कार्बन डाइऑक्साइड लेजर। तो सेकंड चॉइस क्या है, केटीपी, के से बन रहे हैं, तो ये भी यूज हो सकती है। ओरोफैरिंक्स में स्लीप एपनिया अगर किसी को, तो हम ये यूज करेंगे। अगर किसी को टॉन्सिलेक्टमी में लेजर यूज करनी है तो हम केटीपी यूज करेंगे। और केटीपी लेजर को जो है वो लरेंजियल लेगिन में इसके वास्कुलर इफेक्ट की वजह से डिस्प्लास्टिक लेगिन में भी यूज करते हैं। लेकिन केटीपी की मेरे साथ आप यूजेस रिवाइज करें, स्लीप एपनिया याद रखना है मेनली, सेकंड चॉइस है वोकल कॉर्ड सर्जरी के लिए, और टॉन्सिलेक्टमी। ये तीन तो आपने इसके मेन यूजेस याद रखने हैं, बाकी अगर नोज भी याद रहता है तो ठीक है। ठीक है, मेन यूजेस आपने हर तरह की लेजर के याद रखने हैं। अब एंड पे ना सेफ्टी आ जाती है कि लेजर को यूज तो कर रहे हैं हम लोग, इसको हम वोकल कॉर्ड के लिए यूज कर रहे हैं, डिफरेंट लेजर्स को नोज के लिए यूज कर रहे हैं, आई में भी यूज कर रहे हैं, बहुत सारे इसके यूजेस हैं, लेकिन इसके लिए सेफ्टी बहुत रखनी होती है। सबसे पहले तो एजुकेशन। अब जो सर्जन होगा जो लेजर को यूज करेगा उसको एजुकेट होना चाहिए वो कि लेजर को यूज करते किस तरह से, लेजर की प्रिकॉशंस क्या है लेजर को यूज करने के, और इसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, उसका पूरा ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए लेजर सर्जरी के बारे में, लेजर फिजिक्स पढ़नी चाहिए, लेजर के टिश्यू इंट्रैक्शंस जो अभी हमने पढ़े उसको पता होने चाहिए। अब हमें ये क्यों पढ़ाया जा रहा है सारा कुछ, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि कल को हमें पता हो कि लेजर का इंट्रैक्शन क्या होता है, लेजर के प्रिकॉशंस क्या है। ठीक है, हॉस्पिटल्स जो होने चाहिए उनके पास एक पूरा लेजर सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए, उनके पास एक पूरा लेजर सेफ्टी कमेटी होनी चाहिए जो कि इन सब चीजों को देखेगी, ठीक है, सुपरवाइज करेगी। उसके बाद क्या हो चाहिए, एक सर्विस वर्कशॉप होनी चाहिए ओटी स्टाफ के लिए और नर्सेस के लिए भी। ये नहीं कि डॉक्टर को तो सारा कुछ पता है लेकिन नर्सेज और स्टाफ को कुछ नहीं पता, तो नर्सेज और स्टाफ की भी वर्कशॉप होनी चाहिए। उसके बाद एक वार्निंग साइन रखना चाहिए, लोग डोर के ऊपर एक साइन लगा दो कि लेजर इन यूज, इस तरह का साइन होना चाहिए कि अंदर नहीं आना, अंदर लेजर यूज हो रही है। और कोई भी, क्योंकि जो बाहर से आएगा ना वो कवर नहीं होगा, वो अनप्रोटेक्टेड अनप्रिपेयर्ड होगा, तो इसलिए बेहतर है कि ऑपरेटिंग रूम में इस वक्त कोई भी ना है। चले, उसके बाद आ जाए जरा आई प्रोटेक्शन पे। अब हमने लेजर को यूज करते हुए बहुत ज्यादा आई प्रोटेक्शन करनी है, सर्जन की भी, स्टाफ की भी, और जो पेशेंट है जिसपे हम यूज कर रहे हैं। अब कर हम उससे आईएनटी ऑपरेशन है, ये नहीं हो कि साथ आई की ऐसे आई को प्रोटेक्ट करना है। अच्छा, लेजर को जो विजिबल रेंज में लेजर होती है वो रेटिना को डैमेज कर सकती है, और जो आपकी इनविजिबल रेंज में होती है वो कॉर्निया और लेंस को डैमेज कर सकती है। तो ये भी एमसीक्यू पॉइंट हो गया कि जो विजिबल रेंज की लेजर है वो रेटिना को डैमेज करती है, और जो इनविजिबल होती है वो कॉर्निया और लेंस को डैमेज। अब विजिबल रेंज में कौन सी आ रही थी आपके पास, विजिबल रेंज में कौन सी आ रही थी, सोचे, प्रिकॉशंस। अच्छा, प्रिकॉशंस जो है ना वो साइन बोर्ड, जैसे मैंने पहले बताया कि क्या करना है, साइन बोर्ड लगा देना है बाहर ताकि पता चले कि ओटी में लेजर यूज हो रही है। इसके अलावा आपने क्या करना है, ग्लासेस यूज करने हैं, आंखों को बचाने के लिए ग्लासेस यूज करने हैं। और मजे की बात ये कि ग्लासेस जो है वो उस वेवलेंथ के स्पेसिफिक होने चाहिए, जो वेवलेंथ स्पेसिफिक यूज की जा रही है ना उसी के ग्लासेस होने चाहिए, उतनी ही वेवलेंथ से बचाने के लिए। अगर कार्बनिक से लेजर है तो प्लेन ग्लासेस यूज होते हैं, अगर एनडी ये लेजर है तो उसके लिए ब्लू ग्रीन ग्लासेस यूज होते हैं, ब्लू ग्रीन। अगर आर्गोन लेजर है तो एम्बर ग्लासेस, अब ए से आर्गोन, ए से एम्बर ग्लासेस, एनडी ए के लिए हम ब्लू ग्रीन यूज करते हैं। ठीक है, डोर्स बंद ही रखनी है जब तक लेजर यूज हो रही है। और इसके अलावा आपने आई पैड